है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। इस लेक्चर के अंदर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये यूनिट नंबर जो 2 है, इसमें ये जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ इससे क्वेश्चन 100% आता है। इसमें क्वेश्चन पूछने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक ही क्वेश्चन है या तो इसका कुछ कुछ पर्टिकुलर पार्ट पूछ लेता है या पूरा क्वेश्चन एक साथ पूछा जाता है, पूरा टॉपिक। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस जो टॉपिक है इसका नाम है क्रॉनिक पेनी मॉडल। क्रॉनिक पेनी मॉडल, क्रॉनिक पेनी मॉडल क्रॉनिक पेनी मॉडल। देखो ये क्या है, क्रॉनिक पेनी मॉडल क्या चीज़ है या किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, पहली चीज़ तो ये। तो देखो, कोई भी सॉलिड मटेरियल होता है, उस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव करते हैं। हमने जैसे सॉलिड मटेरियल के पूरे चैप्टर में बैंड थ्योरी में यही तो पढ़ रहे थे हम लोग कि कोई सॉलिड मटेरियल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मूव करते रहते हैं। तो वो जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स पर इफेक्ट होता है किसका? पीरियोडिक पोटेंशियल, जो आवृत्ति विभव होता है उसका प्रभाव पड़ता है। और उसका जो इफेक्ट पड़ता है, उसके इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा कि वो किस तरीके का बिहेवियर शो करेगा, उस बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए ये मॉडल दिया गया था कि जो पीरियोडिक पोटेंशियल के अंडर अगर कोई इलेक्ट्रॉन मोशन में है, आवृत्ति विभव के अंतर्गत अगर कोई इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर कैसा होगा, उस बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने एक मॉडल दिया। और ये मॉडल है क्रॉनिक पेनी मॉडल। ठीक है, अब इन्होंने इस मॉडल में क्या क्या बातें बताई कि वो जो आपका पीरियोडिक पोटेंशियल वो कैसा होगा और उसमें इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा तो उसके आइगन फलन या आइगन फंक्शन वगैरह किस टाइप की चीज़ें होगी, वो सारी बातें हम लोग करेंगे इसके अंदर। और पूरा इसका एक डेरिवेशन होगा जो कि 2-3 लेक्चर में फिनिश होगा। तो ये सब कुछ होगा इसके अंदर। तो ये मॉडल क्या बताता है? बेसिकली ये बताता है कि जो पीरियोडिक पोटेंशियल है उसके इफेक्ट में अगर इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा तो इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर क्या होगा। गॉट इट? तो चलिए लिखिए। क्रॉनिक पेनी मॉडल की सहायता से, क्रॉनिक पेनी मॉडल की सहायता से, क्रॉनिक पेनी मॉडल की सहायता से आवृत्ति विभव के अंतर्गत, क्रॉनिक पेनी मॉडल की सहायता से, क्रॉनिक पेनी मॉडल की सहायता से आवृत्ति विभव के अंतर्गत गति करते हुए इलेक्ट्रॉन, क्रॉनिक पेनी मॉडल की सहायता से आवृत्ति विभव के अंतर्गत गति करते हुए इलेक्ट्रॉन, गति करते हुए इलेक्ट्रॉन, गति करते हुए इलेक्ट्रॉन की व्याख्या की जाती है। गति करते हुए इलेक्ट्रॉन की व्याख्या की जाती है। इसके अनुसार, इसके अनुसार, इसके अनुसार आवृत्ति विभव एक आयताकार आवृत्ति विभव होता है। इसके अनुसार आवृत्ति विभव एक आयताकार विभव है, एक आयताकार विभव है जिसे निम्न प्रकार से, जिसे निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, जिसे निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, जिसे निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। इंग्लिश में लिखिए अभी सारी जो चीजें मैंने बताई उसको। क्रॉनिक पेनी मॉडल, क्रॉनिक पेनी मॉडल हेल्प, क्रॉनिक पेनी मॉडल helps, chronic penny model helps to explain, helps to explain the behavior of electron, the behavior of electron moving under periodic potential, moving under periodic potential for a solid material, for a solid material, for a solid material। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल
according to this model, periodic potential is a rectangular potential. Periodic potential is a rectangular potential which can be written like, अब देखो कैसा इन्होंने ये बोला, क्या बोला इस मॉडल के हिसाब से, क्या है कि आपने जो हमने पीरियोडिक पोटेंशियल इस तरीके का डिस्कस किया था ना, ऐसा कि पीरियोडिक पोटेंशियल जो आवृत्ति विभव होता है वो ऐसा होता है। इन्होंने बोला कि ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। इसको थोड़ा सा आप ऐसे रेक्टेंगुलर बना लो, एक आयताकार बना लो, ऐसा है मतलब, और बीच में ये जगह खाली रहेगी, मतलब ऐसा है। मतलब जो पोटेंशियल है Vx, विभव जो है वो ऐसे 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 नहीं रहेगा, वो रहेगा ऐसा। इस तरीके से चलता जाएगा, इस तरीके से चलता जाएगा। मतलब आप ये थोड़ा राउंड में बना रहे थे, ये रेक्टेंगुलर बनेगा, ये आयताकार बनेगा, ऐसा इन्होंने बोला। और इन्होंने एक दूसरी चीज इसके रिलेटेड और बोली कि ये जो विड्थ है, ये जहाँ पर पोटेंशियल जीरो है, यहाँ पर तो विभव कुछ है ही नहीं ना, यहाँ पर विभव है। जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी है मेरे से या किसी से भी, तो क्वांटम मैकेनिक्स में भी जहाँ पे भी आपने पढ़ा, वहाँ पर हम लोग पोटेंशियल वेल्स के बारे में बहुत कुछ डिस्कस करते हैं कि पोटेंशियल वेल किस तरीके का होता है, या पोटेंशियल बैरियर, वहाँ पर इस टाइप की चीज़ें पढ़ते हैं। तो यहाँ से देखो x में है, ये x का वैल्यू, एक सेकेंड, ये x डायरेक्शन है, ये ओरिजिन है, ये मान लो ओरिजिन। तो 0 से लेके a तक, यहाँ तक तो पोटेंशियल जीरो है। फिर a से लेके ये इसकी विड्थ ले लो b, इसकी विड्थ है b। ये जो पोटेंशियल है जिसकी हाइट है, इसकी हाइट मतलब ऊंचाई, विभव का मान कितना है, पोटेंशियल बैरियर की हाइट जो है वो b नॉट है, और इसकी विड्थ कितनी है, b है, ये b है, ये a है, ये b है, ऐसे। ठीक है, ये सेम विड्थ के बनाने, सेम चौड़ाई के बनाने। ये कितना है, ये a है, ये b है। मतलब यहाँ पर तो विभव कितना है, जीरो है, इसमें जीरो है, इसमें हाइट वी नोट का विभव है, इसमें जीरो पोटेंशियल है, इसमें वी नोट का है। हाइट का मतलब हो गया कि पोटेंशियल कितना, विभव कितना ऊंचाई पे है। ठीक है, ये विड्थ, क्योंकि ऊपर हम लोग Vx ले रहे हैं इस एक्सिस पे। ठीक है, ये चीज है। तो इन्होंने बोला कि जो आपका पोटेंशियल होगा, जो जिसको आप पीरियोडिक पोटेंशियल बोल रहे हो, आवृत्ति विभव, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। पीरियोडिक तो रहेगा, रिपीट हो रहा है ना, रिपीट है तो पीरियोडिक तो है, आवृत्ति तो है, आवृत्ति तो हो रही है इसकी, बार बार रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन ये बनेगा आयताकार, रेक्टेंगुलर। और ये भी बनेगा ऐसा कि ये जो जहां पर पोटेंशियल जीरो है उसकी विड्थ है a, और यहां से यहां तक b, फिर a फिर b, मतलब ये ऐसा होगा, ये छापना है। और ये ऐसा होगा कि, एक सेकेंड, इस डायग्राम से पहले आप एक तरफ डायग्राम छाप सकते हो, या पहले इससे पहले ये छाप सकते हो कि Vx है, उसका वैल्यू रहेगा जीरो, कहां से कहां तक, x का वैल्यू 0 से a तक, इसमें x का वैल्यू 0 से a तक, और x का वैल्यू आप ये ले लो या ये ले लो, जैसे मान लो 0 से -b, ये माइनस में चल रहा है ना, x का ओरिजिन ये है तो ये -b हो गया एक तरीके से। तो 0 से -b तक x का वैल्यू 0 से, मतलब -b से 0 तक, -b से 0 तक। यहां पर विभव का वैल्यू कितना है, v, हाइट है v नोट, ये है Vx, ये है पोटेंशियल, पीरियोडिक पोटेंशियल। कि अगर आप ये देखते हो कि यहां से 0 से a तक, यहां तक पोटेंशियल कितना है, 0 है, और 0 से -b से 0 तक v नोट है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि a से ये b तक, यहां तक
ए से एक्चुअल में बी नहीं होगा, फिर ये ए और ये बी यहाँ से, तो ये पूरी डिस्टेंस होगी ए प्लस बी हो जाएगी ये डिस्टेंस। तो यहाँ से ए प्लस बी तक ये वी नोट रहेगा। तो आप आगे भी लिख सकते हो, हम लोग इधर लिख लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक तो ए तक डिस्टेंस तक तो 0 रहेगा और यहाँ से यहाँ तक वी नोट है, फिर वो रिपीट होता रहता है। तो इस तरीके का पोटेंशियल होगा। तो आपको बनाना है ये लिखना है और इसके बाद में ये बनाना है। क्लियर है? बना लोगे आप ये? ठीक है ना? ये पोज करके ये छाप लो पहले। तो ये तो एक्सप्लेनेशन के लिए था कि इसको इस तरीके से माना है इन्होंने, तो ये छापने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये छाप लो। ठीक है, पॉज करके कॉपी कर लेना, मैं हटा रहा हूं इसको। अब देखिए, सुनिए, अब क्या करना है। हम लोग बात कर रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन मोशन में रहेगा, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। अब वो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो पहले तो हम लोग बोल रहे थे कि विभव पीरियोडिक पोटेंशियल ऐसा है। अब उसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक बना लिया कि चलो ये रेक्टेंगुलर है, इसकी विड्थ भी पता चल गई कि इतनी विड्थ तक ऐसा है, इतनी विड्थ तक ऐसा है। ठीक है, अब चलो हमारे को ये बात पता चली। अब इलेक्ट्रॉन मोशन में है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे चल रहा था, तो इलेक्ट्रॉन एक तो इस एरिया में रहे, इस एरिया में जहाँ पर पोटेंशियल 0 है, एक इस एरिया में रहे जहाँ पोटेंशियल V नोट है। तो इन दोनों जगह पर इलेक्ट्रॉन का जो फलन होगा, आइगन फंक्शन होगा, वो क्या होगा, वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। या इसका जो वेव फंक्शन होगा वो क्या होगा, उसके बारे में बात करें। आई बात समझ? तो चलो इसके वेव फंक्शन के बारे में बात करते हैं, आइगन फंक्शन के बारे में बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मोशन के बारे में तो आइडिया देता है ये मॉडल। तो इलेक्ट्रॉन के मोशन के बारे में बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन अगर मान लो कि इसको इस जोन को आप, एक सेकेंड, ये जो रीजन है, ये जो क्षेत्र है, इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले लो। इन दोनों क्षेत्रों में हम लोग स्टडी करेंगे। इन दोनों में पता चल गया तो बाकी सब में तो पता ही चल जाएगा ना, क्योंकि इसके जैसा ये है और इसके जैसा ये है, इसके जैसा ये है, इसके जैसा ये, मतलब फिर तो रिपीटिशन हो रहा है। तो रिपीटिशन में तो हम लोग कर लेंगे, इन दोनों के बारे में पता चल जाएगा कि इस एरिया में, इस रीजन में कैसा बिहेवियर है इलेक्ट्रॉन का, इस रीजन में कैसा बिहेवियर है इलेक्ट्रॉन का। इन दोनों रीजन में पता चल जाए फिर तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। और इन दोनों रीजन में इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर कैलकुलेट करना, मतलब उसके फंक्शन के बारे में बात करनी है। और फंक्शन के बारे में बात करने के लिए हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन अप्लाई करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, क्योंकि हम लोग क्वांटम मैकेनिकली ट्रीटमेंट कर रहे हैं इसको जो सोल्व कर रहे हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स के मैथमेटिक्स के हिसाब से कर रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स का जो मैथमेटिक्स है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन अप्लाई करते हैं। जिन्होंने भी क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी है उनको पता होगा, नहीं पता है तो अब ये ध्यान रखना कि जहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन से इलेक्ट्रॉन का इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो श्रोडिंगर इक्वेशन अप्लाई करेंगे, एक तो इस रीजन में, इस क्षेत्र में, और एक इस क्षेत्र में। तो दोनों क्षेत्र में दो इक्वेशन मिलेगी, उन दोनों इक्वेशन से दो सॉल्यूशन निकालेंगे और उन सॉल्यूशन को हम लोग किस तरीके से बाउंड्री कंडीशन लगा के सोल्व करेंगे और फिर कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। ये पूरा प्रोसीजर रहेगा इस डेरिवेशन का। गॉट इट? चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, करें? चलो भैया, तो बात ऐसी है, इलेक्ट्रॉन के लिए ये मैं ऐसे बात करता हूँ, इसको छोड़ो। क्षेत्र 1 में इलेक्ट्रॉन का श्रोडिंगर समीकरण श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रीजन फर्स्ट रीजन में कैलकुलेट कर रहे हैं कि फर्स्ट रीजन में उसका इक्वेशन। अब सुनो मेरी बात, इलेक्ट्रॉन का जो इक्वेशन होता है, सॉरी श्रोडिंगर जो इक्वेशन होता है, श्रोडिंगर इक्वेशन का बेसिक जो फॉर्मेट होता है वो ऐसा होता है, -h⁻² del स्क्वायर साई प्लस वी साई इक्वल टू ई साई। ये बेसिक फॉर्मेट होता है। अब मैं फर्स्ट रीजन में बात कर रहा हूँ ना, किसमें? फर्स्ट रीजन में। तो इसको मैं फर्स्ट लिख लेता हूँ, ये लो फर्स्ट लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो दूसरी चीज, हम लोग वन डायमेंशनल बात कर रहे हैं, एक वी में बात कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक्स एक्सिस में लिया ना, एक्स एक्सिस लिया तो एक डायमेंशनल हो गया ना, वन डायमेंशनल हो गया। तो वन डायमेंशनल में बात कर रहे हैं हम लोग एक वी में। तो वन डायमेंशन में डेल स्क्वायर वैसे क्या होता है? डेल स्क्वायर
होता है डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर, ऐसा होता है डेल स्क्वायर। लेकिन वन डायमेंशनल बात कर रहे हैं तो केवल ये आ जाएगा, और डेल को मैं डी भी लिख सकता हूँ, ठीक है, केवल ये लिख लेते हैं। तो हम लोग देखो इसको ऐसे लिख देते हैं, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साई 1 प्लस वी साई 1 इक्वल टू ई साई 1। कोई प्रॉब्लम नो? चलो आगे चलते हैं हम लोग। इसमें देखिए भैया, हम लोग एक काम करते हैं, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर साई 1 अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसमें एक काम करते हैं ई माइनस वी साई 1, करेक्ट। v को उधर ले गया, v जो है पोटेंशियल है, विभव है, वी एक्स है एक्चुअल में ये। तो देखिए इसको कांस्टेंट को भी उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डी स्क्वायर साई 1 अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये कांस्टेंट ही मास है, एच कट स्क्वायर, एच कट क्या है, कांस्टेंट ही तो है, तो ये उधर मल्टीप्लाई होगा तो 2m ई माइनस वी अपॉन एच कट स्क्वायर, और नेगेटिव से भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर से नेगेटिव हट जाएगा और इधर माइनस आ जाएगा, इस साई 1, ठीक है, क्लियर। आगे देखिए डी स्क्वायर साई 1 डी एक्स स्क्वायर, इसको वापस इधर लेके आया तो 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी एक्स भी लिख देते हैं, वी भी लिख दो इसको, एक ही बात है, क्योंकि वी जो पोटेंशियल है वो एक्स का फंक्शन है, तो वी एक्स भी लिख देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं वी एक्स, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में वी रख लेता हूँ इसको। अब देखिए ये जो है इसको हम लोग एक कांस्टेंट से लिख देते हैं, ये वाला जो टर्म है एल्फा स्क्वायर, लेट मान लो ये क्या है, कांस्टेंट एक एल्फा स्क्वायर मान लिया 2m अपॉन एच कट स्क्वायर। जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स में इस टाइप के डेरिवेशन पढ़े होंगे उनको पता होगा कि इस तरीके से हम लोग बहुत जगह पे मतलब मान लेते हैं इस चीज़ को और फिर सोल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को। तो देखो ये ऐसा आएगा, डी स्क्वायर साई 1 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर साई 1, इसको मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ये रीजन 1 के लिए इक्वेशन मिल गया, समीकरण 1 मिला है, किसके लिए, क्षेत्र 1 में अगर इलेक्ट्रॉन गति करता है, सॉरी अभी रुको, अभी रीजन 1 के लिए अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया, इसको हटाओ एक बार, इसको हटाओ। देखो अब ये कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने ठीक से ध्यान नहीं दिया यहां तक आ गया, ठीक है। अब रीजन 1 की बात कर रहा हूं मैं, क्षेत्र 1 की। रीजन 1 में क्या है, इन रीजन 1 क्षेत्र 1 में, क्षेत्र 1 में क्या है, पोटेंशियल जो है उसका वैल्यू कितना है, 0 है। अरे रीजन 1 कौन सा है, यही तो है, ये 0 से a तक, 0 से a वाला ये रीजन में पोटेंशियल का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू 0 है। v का वैल्यू 0 है तो आप एक काम कीजिए, v का वैल्यू 0 रखिए इसके अंदर, और v का वैल्यू 0 रखेंगे तो आपको मिलेगा d साई 1 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, और ये v का वैल्यू 0 हो गया तो मिला e साई 1 इक्वल टू 0, करेक्ट। अब ये जो मिला इसको आप अल्फा स्क्वायर मान लो, तो इसमें v हट जाएगा अल्फा स्क्वायर के लिए, ये v हट गया, e बचा इसके अंदर, ये e को मान लिया हमने, ये 2me अपॉन एच कट स्क्वायर, इसको अल्फा स्क्वायर मान लिया, इसको अल्फा स्क्वायर मान लिया, तो ये जो आया था वो आ गया, ठीक है। ये इक्वेशन मिल गया अगर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है अंडर द पीरियोडिक पोटेंशियल, तो वो जब रीजन 1 में रहेगा, क्षेत्र 1 में रहेगा, तो उसका जो इक्वेशन होगा वेव फंक्शन के लिए वो इक्वेशन इस तरीके से रहेगा। इस इक्वेशन को हम लोग सोल्व करेंगे तो हमारे को सॉल्यूशन मिलेगा कुछ, और वहां से हम लोग कुछ निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, कोई कंक्लूजन मिलेगा अपने को, बट अपने को पहले ये इक्वेशन मिल गया अपने को, ठीक है। ये लो इक्वेशन तो अपने को मिला, ये रीजन 1 के लिए है। अभी रीजन 2 की बात करें, चलो ठीक है, रीजन 2 की बात करें, ये जिसने नहीं छापा है पॉज करके कॉपी कर लेना भैया, ठीक है। आगे चलिए रीजन 2 की बात करते हैं, फॉर रीजन 2, ठीक है। चलो रीजन 2 की बात करते हैं, फॉर रीजन 2
क्षेत्र 2 के लिए, 2 मैंने उसमें इस तरीके का लिखा है ना, इस तरीके का लिख दिया, जो भी है एक ही बात है। सेकंड रीजन में कैसा होगा इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर, तो उसमें देखिए हम लोग फर्स्ट रीजन में ये यहाँ तक पहुँचे थे और फाइनली इस टाइप का इक्वेशन मिला था अपने को, ये जो इक्वेशन मिला था ये मिला था, तो ये इक्वेशन तो यूज कर सकता हूँ ना, क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड दोनों के लिए था। ये इसमें मैंने v का वैल्यू ये रखा तो ये फर्स्ट के लिए हो गया, v का वैल्यू सेकंड वाला रखूंगा तो सेकंड के लिए हो जाएगा। तो इसको सोल्व करके हम लोग यहाँ तक तो डायरेक्ट ये लिख देता हूँ, नहीं तो वापस से वहाँ से सोल्व करके ये लाना पड़ेगा, तो ये लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट। तो सेकंड रीजियन में देखो श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर समीकरण से बाय श्रोडिंगर समीकरण, श्रोडिंगर इक्वेशन लगाएंगे तो वो वैसे तो ये होता है बेसिक, तो डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई इक्वल टू ई साई, ये 2 मतलब सेकेंड रीजन के लिए होगा, ठीक है। फिर इसको सोल्व करेंगे, उस टाइप का फॉर्मेट मिलेगा, कैसा, चलो मैं सोल्व कर ही देता हूँ इसको। तो सोल्व करते हैं तो ऐसे मिलेगा, इसको लिखेंगे डी स्क्वायर साई सेकेंड अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वो सेम चीज़ कर रहा हूँ फिर से, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखने के लिए बोल रहा था कि डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप। इसमें इसको इधर लेके जाएंगे तो e माइनस वी साई सेकेंड माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर साई सेकेंड अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। जिसने कॉपी नहीं किया पॉज करके कॉपी कर लेना, आगे चलते हैं। इसमें देखिए ये डी स्क्वायर साई सेकेंड अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस को उधर लेके जाइए और 2m अपॉन एच कट स्क्वायर इधर आएगा, तो 2m ई माइनस वी अपॉन एच कट स्क्वायर और ये नेगेटिव साई सेकेंड, ये आ गया, क्लियर। दूसरी एक और चीज़ यहाँ पर जो होता है सेकेंड रीजन में, एक्चुअल में ये चीज़ होती है कि जो एनर्जी है टोटल एनर्जी उससे ज़्यादा होती है पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी से ज़्यादा होती है पोटेंशियल एनर्जी, इसको फॉरबिडन रीजन भी बोलते हैं। अरे क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से अगर हम बात करें, चिरसम्मत यांत्रिकी के हिसाब से, तो वहाँ पर टोटल एनर्जी तो हमेशा ज़्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। तो जो टोटल एनर्जी है वो या तो इसके बराबर होगी या फिर इससे ज़्यादा होगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी या तो ज़्यादा होगी या बराबर हो सकती है, लेकिन कभी कम नहीं हो सकती क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से तो। लेकिन अगर क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से बात करें तो E है वो V से कम होगी इस पर्टिकुलर केस में, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से कम होती है। यहाँ पे कम होने का मतलब है कि उस रीजन को हम बोलते हैं फॉरबिडन रीजन। फॉरबिडन रीजन को हिंदी में बोलते हैं कि जहाँ पर हम लोग अलाउ नहीं करते, इलेक्ट्रॉन वहाँ पर रहेगा नहीं एक तरीके से, क्योंकि जहाँ पर ऐसी सिचुएशन वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉन ऐसा ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, अगर क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से देखें तो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं वहाँ पे, तो ये चीज़ नहीं है, तो उसको फॉरबिडन रीजन बोलते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन वहाँ पे नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन होती है कि पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होता है इसमें। अब पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है तो इस इक्वेशन को इस तरीके से सेटअप करते हैं हम लोग, इस इक्वेशन को ऐसे सेट करते हैं। देखो हम लोग हमेशा इस तरीके से लिखते हैं कि बड़े में से छोटा माइनस हो, तो यहाँ पे v बड़ा है E छोटा है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो v तो पॉजिटिव हो जाएगा, E माइनस का हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। साई सेकेंड लिखा हुआ था, साई सेकेंड लिख लो, तो ये आ गया डी स्क्वायर साई सेकेंड अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये आ गया, ये इधर लेके आऊँगा इसको, तो माइनस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर और v माइनस ई साई सेकेंड। दूसरी चीज, सेकेंड रीजन में विभव का मान कितना है, पोटेंशियल का वैल्यू कितना है। सेकेंड रीजन में पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो है, सेकेंड रीजन में पोटेंशियल का वैल्यू है वो v नॉट है, हाइट मतलब v नॉट है, इस रीजन की बात कर रहा हूँ, कितनी हाइट है, v नॉट है, v नॉट है, तो v नॉट है। सेकेंड रीजन में पोटेंशियल की वैल्यू है v नॉट, तो v इक्वल्स टू v नॉट क्षेत्र 2 में इन रीजन सेकेंड,
सेकेंड रीजन में, ठीक है। तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर साई सेकेंड अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ये आ गया 2m अपॉन एच कट स्क्वायर वी नॉट माइनस ई साई सेकेंड इक्वल टू 0। इसको नए कांस्टेंट से हम लोग रिप्लेस कर देते हैं जैसे पहले करते थे। तो इसको नए कांस्टेंट से लिखे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, लेट माना 2m अपॉन एच कट स्क्वायर वी नॉट माइनस ई, इसको हम लोग लिखते हैं बीटा स्क्वायर। पहले अल्फा स्क्वायर लिख दिया ना, इसको बीटा स्क्वायर लिख दो तो ये बीटा स्क्वायर हो जाएगा और ये बीटा स्क्वायर होगा तो डी स्क्वायर साई सेकेंड अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर साई सेकेंड इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये दो समीकरण मिल गए अपने को। ये दो इक्वेशन मिल गए, एक तो इक्वेशन नंबर 1, एक इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन मिल गए कि अगर इलेक्ट्रॉन घूमता घूमता रीजन 1 में है तो 1 में तो उसके लिए वो ऊपर वाला इक्वेशन फॉलो करेगा, और अगर सेकंड रीजन में है तो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन से तो कुछ आइडिया लगाएंगे कि मोशन पे किस तरीके का इफेक्ट होगा, कैसे क्या सीन बनेगा, एनर्जी किस तरीके से मिलेगा, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। टाइम इसमें ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, 2-3 मिनट बचे हैं। तो ये दो इक्वेशन आ गए अपने पास में, ठीक है, क्रोनिक पेनी मॉडल के। तो दो इक्वेशन आ गए, अभी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? चलो ठीक है, ओके।